नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक अधिसूचना जारी की है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा में सैनिकों को हटाने और शेष मुद्दों के समाधान के बारे में विचार विमर्श किया है। देश के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के बदले एनईटी स्कोर का उपयोग करेंगे। आईपीएल क्रिकेट आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत संशोधित पारिश्रमिक के बारे में अधिसूचना जारी की है। हरियाणा में अकुशल मजदूर को प्रतिदिन 374 रुपये, गोवा में 356, कर्नाटक में 349, केरल में 346 और पंजाब में 322 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचना 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर में इससे पहले पिछले वर्ष मार्च में संशोधन हुआ था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष भागों में चुनाव कराया जाएगा। भारी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग में इस चरण में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में केरल के 20, कर्नाटक के 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7 और असम और बिहार में 5-5 सीटों के लिए मतदान होगा। इसी चरण में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए मतदान होगा। नामांकन 4 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं और 26 अप्रैल को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल और जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को की जाएगी। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा में सैनिकों को हटाने और शेष मुद्दों के समाधान के बारे में विचार विमर्श किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत चीन सीमा विवाद परामर्श तंत्र की 19वीं बैठक कल पेचिंग में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों से नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के उपायों पर विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया। अरुणाचल प्रदेश में एक साथ होने वाले 2 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि कल समाप्त हो गई। दोनों संसदीय सीटों के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। अरुणाचल पश्चिम सीट के लिए 3 राजनीतिक दलों और 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। अरुणाचल पूर्व सीट के लिए कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 3 राजनीतिक दलों के और 4 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विधानसभा की 60 सीटों के लिए 197 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्र मुक्तो, सागाली, तालिका और रोइंग में सिर्फ एक नामांकन की प्राप्त हुआ है। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे और अगले महीने की 2 तारीख को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। आज सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कमान मुख्यालय से सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सैन्य कमांडरों में से वर्चुअली संवाद करेंगे। बातचीत में सेना के सम्मुख आने वाली समस्याओं और सैनिकों के हित से संबंधित मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। 1 अप्रैल को शीर्ष सैन्य अधिकारियों का गहन विचार विमर्श सत्र होगा, जिसमें भविष्य की चुनौतियों के समाधान की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस सत्र के बाद सेना प्रमुख की अध्यक्षता में ग्रुप इंश्योरेंस
की निवेश परामर्श समिति की बैठक होगी। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी उपायों और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के अंतिम दिन 2 अप्रैल को प्रमुख सेना अध्यक्ष अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। देश के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के बदले एनईटी स्कोर का उपयोग करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के संस्थान पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी स्कोर का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जून 2024 सत्र के लिए एनईटी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अगले सप्ताह उपलब्ध हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के दूसरे सत्र के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र शहर आवंटन की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। जेईई मेंस का दूसरा सत्र 4 से 12 अप्रैल तक 319 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर होगा। इनमें 22 शहर विदेशों के हैं। परीक्षा पत्रक दिन को शिफ्टों में होगी। पहला शिफ्ट सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरा शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 12 अप्रैल की परीक्षा केवल सुबह की शिफ्ट में होगी। परीक्षार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि डालकर परीक्षा केंद्र से संबंधित शहर की जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि शहर संबंधी सूचना पर्ची परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये केवल उस शहर के बारे में अग्रिम सूचना होगी जहां उनका परीक्षा केंद्र होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान श्री कुलेबा विदेश मंत्री और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ आधिकारिक बैठकों सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों मंत्री आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामले पर चर्चा करेंगे। अपनी भारत यात्रा से पहले श्री कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रखर आवाज उठाने वाला महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री कुलेबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हाल में हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और आगामी वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत के सहयोग का स्वागत किया। पिछले 7 वर्षों में यूक्रेन के किसी विदेश मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में छुटपुट वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 31 मार्च तक गरज के साथ वर्षा होने और बिजली गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में कल तक वर्षा होने और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है। देश के अन्य भागों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगले 3 दिनों में देश के मध्यवर्ती और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़कर सकता है। कोंकण, गोवा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ में 31 मार्च तक तापमान बढ़ेगा और मौसम रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइज हैदराबाद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 277 रन का विशाल स्कोर बनाया। हेनरिक क्लोसन ने 34 गेंदों में 80 रन बना। अभिषेक शर्मा ने 23 गेंदों में 63 रन और ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों में 62 रन बनाए।
278 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस 5 विकेट खोकर 246 रन ही बना पाई। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में सर्वाधिक 64 रन बनाए। सनराइज हैदराबाद के क्लोसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।